दिस ट्यूटोरियल। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन के बारे में देखा और SN1 का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था, हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4। तो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ था कि किसी की भी मैकेनिज्म अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले स्टेप में आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं CCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैंने CCl4 की बेसिक थ्योरी दी हुई है, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ सारा कुछ गिवन है यहाँ पर। तो अगर मुझे सबसे पहले अगर CCl4 की मैकेनिज्म लिखनी होगी तो मुझे करना क्या है? सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये देखिए CCl Cl Cl और ये Cl। अब ये स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल गया होगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब sp3 हाइब्रिडाइज के साथ साथ ये वाला जो कार्बन था ये कैसा है? 2p ऑर्बिटल और ये वाला क्लोरीन कैसा है? 3p ऑर्बिटल। अब 3p ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी होगा। यहां पर वेकेंट 3d ऑर्बिटल भी होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर तो d ऑर्बिटल वेकेंट है, मतलब वाटर को अटैक करने के लिए चांसेस है, लेकिन कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा। 2p ऑर्बिटल दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन पेंटावैलेंट भी बनता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करता है, मतलब sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब यहां पर sp3d पॉसिबल है, इसका मतलब है कि वाटर के कार्बन पे भी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बन का साइज कैसा था? स्मॉल, और उसके साथ ही साथ 4 क्लोरीन इसको चारों तरफ से सराउंड करके बैठे हुए हैं। जब चारों तरफ से सराउंड होंगी मतलब स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टीयरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वाटर इस कार्बन के पास अटैक करने नहीं जा पाएगा। लेकिन अब एक और चांसेस है कि क्लोरीन के पास चला जाए। क्लोरीन के पास तो वेकेंट d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, लेकिन क्लोरीन के पास पहले से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर को कहीं ना कहीं रिपेल करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ये माइनस आई इफेक्ट है, तो इस पर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होगा, यहां स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज, यहां भी स्लाइडली नेगेटिव, ये स्लाइडली नेगेटिव और ये स्लाइडली नेगेटिव, और यहां पर 4 स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज भी आएंगे। अब स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो रहा है कि उस क्लोरीन पर 3 लोन पेयर पहले से थे और कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही होगी। तो जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो वाटर डायरेक्टली क्लोरीन पे अटैक करने तो जाएगा, बट रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो जिसके वजह से वो क्लोरीन पे भी अटैक नहीं कर पा रहा, मतलब ना तो प्रोबेबिलिटी उसकी कार्बन पर अटैक करने की है, ना ही क्लोरीन पर अटैक करने की। सो फाइनली CCl4 भी इनर्ट हो गया टुवर्ड हाइड्रोलिसिस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। तो पहली बात तो ये होगी कि अभी भी नॉर्मल कंडीशन की बात की जाएगी तो CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊं, चलो अब टेंपरेचर बढ़ाने की बात करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि टेंपरेचर बढ़ाने के बाद रिएक्शन कैसा जाएगी। वो SN1 फेवर करेगी। क्यों फेवर करेगी? क्योंकि ये वाला जो CCl4 था हाई टेंपरेचर पर CCl3 माइनस प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही CCl3 प्लस बना तो वाटर को क्या चाहिए था? अटैक करने के लिए पॉजिटिव चार्ज, और इसने यहां पर अटैक करा। जैसे ही अटैक करेगा यहां क्या बन गया? CCl3 OH स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज यहां पर। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये निकल के कहां चला गया? इस क्लोरीन के साथ में। अब जैसे क्लोरीन के साथ जाएगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? HCl, और यहां क्या बना आपके पास? CCl3 और ये OH। अब जरा मैं इसी CCl3 को थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूं, जरा देखिए आप।
मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। और आप सभी को पता है क्लोरीन कैसा है, दिस इज द गुड लीविंग ग्रुप। तो ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आया और क्लोरीन यहां से बाहर निकल गया। और जैसे क्लोरीन बाहर निकलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट बिकम्स COCl2। सो एक तो कंडीशन ये हो गई हुई है, ऑन द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ CCl4 द फाइनल प्रोडक्ट विल बी COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। लेकिन इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड दिया हुआ है, एडिशन रिएक्शन होगी एंड द फाइनल प्रोडक्ट इट बिकम्स H2CO3। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको समझ आया होगा मैंने इसको SN1 क्यों बोला हुआ है। सेम केस यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल जैसा आपने ऑर्गेनिक में SN1 किया था, वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, इन्वर्सन और रिटेंशन का। तो यहां पर भी हमने यही किया हुआ है कि यहां पर पहले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया हुआ है, देन उसके बाद आगे रिएक्शन को प्रोसेस किया है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा। इसीलिए हमने इसको ट्रीट किया हुआ है SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो यहां मैंने इसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं कि मैकेनिज्म को अच्छा एक और मैं आपको बात बताने वाला हूं कि कभी भी किसी की भी इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म देखते हैं तो ओनली द टू रिएक्शन जहां पर SN1 फेवर करती है वो था आपके पास रिएक्शन ऑफ NF3 और दूसरी रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ CCl4। इन दो रिएक्शन के अलावा कहीं भी आपको SN1 की तरह आपको फेवर नहीं कराना है, बाकी सब जगह क्या हो जाएगी SN2। तो अब हम लोग SN2 की बात करते हैं। SN2 क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं बाई मॉलिक्यूलर बोल रहा हूं, इसका मतलब है ऑर्डर 2 है। तो अब जरा ऑर्डर 2 होगी तो जरा SN2 पे हम लोग एक बार कंसंट्रेट करते हैं। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था SN2 जब आप कराने चाहते हैं तो क्या बनता है, SN2 के केस में पहले तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगी और दूसरे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्जन का। तो यहां पर इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। कैसे करना है, मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। एग्जांपल है SiCl4। अब SiCl4 के केस में क्या क्या होगा उसको भी देखते हैं। तो मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। मैं हर बार कोई भी मैकेनिज्म करने से पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, तो जैसे ही मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा क्या बना, SiCl, Cl, Cl और ये Cl। अब देखो जरा क्या हो रहा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा बिल्कुल सेम एज CCl4। बट मैं जैसे ही सिलिकॉन को देखता हूं तो ये कैसा हो गया 3p और साथ में यहां पर 3d वेकेंट भी है, ठीक है। सेम केस यहां पर हो रहा है, ये भी 3p है और यहां पर भी 3d वेकेंट है। मतलब क्या हो रहा है कि अब वाटर के पास दोनों प्रोबेबिलिटी है कि वो क्लोरीन पे भी अटैक कर सकता है, सिलिकॉन पे भी अटैक कर सकता है। अब देखते हैं किस पे अटैकिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। यहां मैंने आपको पहले प्रीवियस केस में बताया -i था, तो ये क्या होता है, स्लाइडली नेगेटिव, यहां पर स्लाइडली पॉजिटिव, यहां पर स्लाइडली नेगेटिव और ये स्लाइडली नेगेटिव और यहां पर स्लाइडली 4 बार पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही आप 4 बार पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो आप समझ गए होंगे वाटर कहां अटैक करेगा, ऑब्वियसली सिलिकॉन पर। क्यों, सिलिकॉन पर चार्ज की डेफिशिएंसी हो रही है। जब डेफिशिएंसी होगी मतलब वहां पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेटर तरीके से अटैक करेगा। अब चलो एक और बात देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि प्रीवियस CCl4 में तो आपने बोला हुआ था कि कार्बन के पास हिंड्रेंस है, यहां भी तो हिंड्रेंस है, ऑब्वियसली बात है हिंड्रेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, कार्बन का साइज बहुत छोटा था, लेकिन सिलिकॉन का साइज छोटा होने के बड़ा होने की वजह से इनके बीच में ये देखो जरा, ये डिस्टेंस बढ़ गया। जब ये मतलब स्टेरिक क्राउडिंग जिसे हम बोल रहे थे, वो साइज बढ़ने की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो वाटर अब इजिली यहां से सिलिकॉन पर अटैक कर सकता है, जबकि वहां क्या था, साइज बहुत छोटा था। साइज छोटा हुआ इसका मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ये है कार्बन, अब कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ये रहा क्लोरीन, तो क्लोरीन तो साइज में बड़ा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से अटैक करना चाह रहा है, लेकिन अटैक करने के लिए उसके पास स्पेस ही नहीं है, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो रही होगी। अब यहां पर ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों क्लोरीन एक दूसरे से दूर है, तो वाटर को ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक क्राउडिंग का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा कि वाटर डायरेक्टली सिलिकॉन पर अटैक कर पाएगा और ये sp3d के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा।
तो चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए इस मैकेनिज्म को, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या करना है, CCl4 बनाया, सॉरी SiCl4 बनाया हुआ है। SiCl4 क्या था टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक क्लोरीन इनसाइड द प्लेन होगा, एक आउटसाइड द प्लेन होगा, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये वाला वाटर क्या कर रहा है, सिलिकॉन पे अटैक करने से। जैसे सिलिकॉन पे अटैक करेगा, आपको मैंने बताया हुआ था, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। मतलब जहां से सिलिकॉन के ऊपर वाटर अटैक करेगा उसके ऑपोजिट साइड से क्लोरीन बाहर निकलेगा। ये देखो जरा, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जहां से वाटर अटैक कर रहा है वहीं से क्लोरीन बाहर निकल रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, क्लोरीन बाहर निकल गया तो ये एक OH आ गया। अब जैसे ही मैं सेम प्रोसेस को फर्दर रिपीट करता जाऊंगा, 3 और मॉलिक्यूल्स आपने वाटर के यूज कर लिया है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, SiOH का होल 4। ठीक है, प्रीवियस केस में क्या बना था, प्रीवियस केस में बन रहा था CuCl2 और HCl पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बना था, H2CO3। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म कैसे कहलाएगी, SN2 की तरह। क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट भी बन रहा होगा, प्रोडक्ट किसका बना, सिर्फ इन्वर्जन का। क्लियर है ना। तो चलो इस पे हम और फोकस करते हैं। अगला मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर इन्वर्जन होगा, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया हुआ है कि जब भी आप सिलिकॉन के साथ में R1 R2 R3 Cl यूज करते हैं तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन रहा, इन्वर्जन का। अब दूसरा चलते हैं कि अगर मेरे पास क्लोरीन की जगह X लगा हुआ है, मतलब SiX4 की बात कर रहा हूं मैं, SiX4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब क्या होगा। अब X तो कुछ भी हो सकता है क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ठीक है। अब उस केस में मुझे इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, किसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। अब आप बोलोगे कि सर आप साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, और आयोडीन का साइज ज्यादा बड़ा होगा तो अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, तो उसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप एक टॉपिक को, एक कंसेप्ट को मिस कर गए हैं, जिसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब यहां पर अगर आप देखेंगे SiF4 के केस में, तो SiF4 के केस में ये बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग करने की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि वाटर कैसा था, एम्फोटेरिक। तो वाटर कैसा हो सकता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। तो ये लुईस एसिड बन रहा हो, जब ये लुईस एसिड बनेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये एसिड बेस रिएक्शन करके फास्ट रिएक्शन करेगा। मतलब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन उसके बाद आयोडीन। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, प्रोसेस रिवर्स होना चाहिए। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आयोडीन के केस में लीविंग ग्रुप तो अच्छा है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फास्ट होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, यहां पर लुईस एसिड हो रहा हुआ है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, कि जिसके वजह से इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। हम लोग बात करते हैं आगे इस पे। अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में, जेई में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो उस केस में आपको क्या करना, मैं आपको सिंपल सी चीज देख रहा हूं, मैंने अभी आपको बोला होगा सिलिकॉन पर आपने स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज देखा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा वाटर अटैक करेगा। तो जरा आप, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर ले रहा हूं SnCl4 और SnCl2। अब SnCl4 और SnCl2 में किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, तो आपको क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहां अगर मैं देखूंगा तो ये हो गया SN4+ एंड दिस बिकम्स SN2+। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है, मतलब वाटर कहां पर अटैक करेगा, ऑब्वियसली SnCl4 के पास। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा, SnCl4 का। अगर मैं उसी जगह एग्जांपल ले लूं SnCl4 की और SnMe4, अब देखो एक जगह आप प्लस आई लगा रहे हैं, माइनस आई, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि माइनस आई वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। मतलब यहां पर अगर मैं SnCl4 की बात करूंगा तो यहां पर Sn पर पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जबकि Me कैसा होगा, प्लस आई, और प्लस आई होगा तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डेफिशिएंसी किसमें ज्यादा हो रही है, SnCl4 में, इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ SnMe4। सो क्लियर हुआ इस चीज को। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एग्जांपल देखेंगे तो आपको SN2 का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। सो नाउ द नेक्स्ट
अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ SiF4 के। मैंने आपको बोला SiF4 का हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। अब फास्ट होगा तो कैसे होगा, जरा आप देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ SiCl4 की, तो आपने बोला हुआ प्रोडक्ट क्या बना, SiOH का होल 4 प्लस HCl। कंडीशन तो सेम ही है। अब मैं चाहे SiF4 ले लूं चाहे SiCl4 ले लूं, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा होगा। बस डिफरेंस ये हो रहा है कि SiF4 के केस में ये अच्छा एक लुईस एसिड बनेगा, तो यहां पर ऐसा प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा SiOH का होल 4 प्लस HF। लेकिन ये HF इस SiF4 के साथ में फर्दर कंबाइन हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो बाई प्रोडक्ट आपके पास HF नहीं बन रहा है, अब क्या बन रहा होगा, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। मैं रिएक्शंस की दिखा देता हूँ। मैकेनिज्म सेम है, जैसा SiCl4 की थी सेम मैकेनिज्म SiF4 की होगी। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा होगा, SiF4 का आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो प्रोडक्ट क्या बना, SiOH का होल 4, ये बना HF। ये HF इसके साथ में फर्दर कंबाइन हुआ और जैसे ही कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, H2SiF6। ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर आप क्लब कर देते हैं तो फाइनल रिएक्शन क्या बन गई, SiF4 प्लस 4H2O गिव्स SiOH का होल 4 प्लस H2SiF6। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर आपके पास क्या होगा, बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, SiOH का होल 4। जरा सेम रिएक्शन हम लोग BF3 के लिए भी देख लेते हैं। अगर आप BF3 के लिए देखेंगे तो वहां भी सेम होगा, क्योंकि BF3 भी कैसा होगा, लुईस एसिड होगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा होगा, BF3 का वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा होगा तो क्या बन गया, BOH का होल थ्राइस मतलब H3BO3, और H3BO3 के साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या बना, HF। और वही सेम केस होगा कि HF फर्दर BF3 के साथ में कंबाइन होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहां भी ऐसा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। इसकी मैकेनिज्म भी आपके पास दो तरीके से हो रही होगी, मतलब मैकेनिज्म तो सेम ही है बट रिएक्शन दो तरीके से, पार्शियली भी हो रही होगी, कंप्लीट भी हो रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ BF3 की। सो BF3 के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस आपने कराया होगा तो पहले स्टेप में BOH का होल थ्राइस बन गया हुआ है और यहाँ पर HF बना। ये वाला HF इसके साथ में फर्दर क्लब होगा, क्लब होते ही क्या बना दिया इसने, कॉम्प्लेक्स। तो ये था BF3 के बारे में। अब जरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसका पार्शियली कर रहे हैं और कंप्लीटली कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा। तो अगर आप इसका एक्सेस में कराएंगे तो यहां पर सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। तो ये केवल हाइड्रोलिसिस के लिए अगर एक्सेस में डाल रहे हो तो वहां पर ज्यादा H3BO3 बनेगा, मतलब बोरिक एसिड आपके पास ज्यादा बनेगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। हम लोग आगे चलते हैं। द नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड BeCl2। तो अभी मैंने आपको BF3 के बारे में बताया, BeCl3 के बारे में बोलेंगे तो सेम ही प्रोसेस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या बन रहा है, पहले स्टेप में BCl3 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3BO3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCl बना। देखो ये जरा, ये H3BO3, ऐसी को मैं बोल सकता हूँ BOH का होल थ्राइस। प्रोसेस बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी SN2 ही है। SN2 होगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और फाइनली आपके पास H3BO3 बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन मीडियम आपका एल्कलाइन दिया, हाइड्रोलिसिस तो कर रहे हो बट एल्कलाइन मीडियम में है, तो उस केस में यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया, BOH का होल 4 माइनस। अब कैसे बन रहा है आपको याद होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या करते थे आप, लुईस एसिड AlCl3 आपने यूज किया तो Cl माइनस के साथ कंबाइन होकर के AlCl4 माइनस बना रहा है। यहां भी तो सेम ही बन रहा है। क्या कर रहा है, पहले तो बन गया BOH का होल थ्राइस, बट मीडियम कैसा है, बेसिक है तो OH ऑलरेडी होगा तो वो OH इसके साथ कंबाइन होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया, BOH का होल 4 माइनस। अब हम लोग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। यहाँ पर BX3 की बात कर रहे होंगे तो BX3 के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए अगर मैं BX3 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस उल्टा होता है। जैसा मैं SiF4 के बारे में बोला हुआ था, SiI4 और SiF4 के लिए, तो वहां ऑर्डर कैसा था, SiF4 सबसे ज्यादा था, SiI4 सबसे कम था। यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स होगा, यहाँ पर किसकी चलेगी, यहाँ चलेगी साइज की, क्योंकि ये सारे के सारे ही मतलब बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बहुत कम हो रहा है तो इसका तो लुईस एसिड कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली किसकी मानेंगे, हम लोग मानेंगे साइज वाले। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा हुआ, BF3 का सबसे ज्यादा होगा, सॉरी BI3 का सबसे ज्यादा हुआ, BF3 का सबसे कम होगा। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको भी डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है,
अभी हम लोग एक लेक्चर करेंगे जिसमें मैं आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक को मैं दोबारा बैक बॉन्डिंग पे लेकर आऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी आपको कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को समझ लेना है कि आपको बस ये समझ लीजिएगा कि अगर आप SiF4 की बात करोगे तो वहां पर आपको लुईस एसिड बैक बॉन्डिंग की बात करनी है। यहाँ पर अगर आप BF3 की बात करेंगे तो उस केस में आपको साइज वाले को प्रेफर करना है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। जब हम लोग बैक बॉन्डिंग पे आएंगे तो मैं इसको दोबारा से एक बार उठाऊंगा और आपको एक बार और क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पर BeCl2। अब मैं BeCl2 का हाइड्रोलिसिस करूंगा। BeCl2 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो रिएक्शन तो वही SN2 है, तो यहाँ क्या बन रहा होगा BeOH का होल ट्वाइस, जो कि पॉलीमराइज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और सॉलिड स्टेट में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना BeOH का होल N। ठीक है, ये बन जाएगा सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग फर्दर एल्कलाइन मीडियम में करते हैं तो क्या बन रहा है BeOH का होल 4 2 माइनस। तो ये था आपके पास BeCl2 के बारे में। सो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ SF4 एंड SF6 के बारे में। सो SF4 की मैकेनिज्म हो चाहे SF6 की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। जैसा अभी तक आप लोगों ने किया हुआ था, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करना है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद फिर उनको क्लब कर देना है और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपल ऐसा कोई भी मैकेनिज्म दिया क्या करना, मैंने आपको भी जितने भी मैकेनिज्म फॉलो किए हुए SN2 के, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ SiCl4, आपने वाटर यूज किया तो क्या बना SiOH का होल 4। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला BF3 के बारे में, तो यहां भी आपने H2O यूज किया हुआ है तो क्या बना BOH का होल थ्राइस। फिर आपने BeCl2 यूज कर लिया हुआ है, यहां पर आपने H2O यूज किया हुआ है तो क्या बना BeOH का होल ट्वाइस। सिमिलैरिटी समझिए, जहां जहां पर हैलाइड थे सारे हैलाइड को आपको रिमूव कर देना, OH लगा देना है। तो बिल्कुल सेम मैं यहां पर भी करने वाला हूं। अगर मैं SF4 की बात कर रहा हूं तो SF4 के केस में भी आपको क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको यहां पर SOH का होल 4 करना है। लेकिन 4 OH आ रहा है, आपको पता है जेमिनल डायगोनल अनस्टेबल। अब जेमिनल डायगोनल अनस्टेबल होगा तो यहां पर भी कैसा हो रहा है सल्फर, ये 4 के 4 OH एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जैसे ही रिपेल करेंगे तो यहां पर एक H2O यहां से आपको रिमूव कर देना है। रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, H2O आपको रिमूव करना है। जैसे आप H2O रिमूव करेंगे तो यहां बन जाएगा H2SO3, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। आप यहां भी कर सकते हैं, बट यहां पर अगर आप हीट करेंगे तो होगा, क्योंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसलिए हम इस चीज को नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ से भी आप क्या करते हैं, वाटर को रिमूव कर सकते हैं। और जैसे आप H2O रिमूव करेंगे, 2H डाइमराइज करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पर B2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे SF6 का, और जैसे मैं आप SF6 की बात करेंगे तो SF6 के केस में क्या हो रहा है, हाँ एक बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसका आपको डाइमराइज करके करना है। हीट करोगे तो डाइमराइज होगा, डाइमराइज होगा तो आपको वाटर वहां से रिमूव कर देना है। जब वाटर रिमूव करोगे सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो वहां क्या बन जाएगा B2O3। अच्छा ऐसे देख लीजिए आप, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्वाइस ऑफ H3BO3। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो 6 हाइड्रोजन है। अब 6 हाइड्रोजन दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे आपने इसको हीट किया हुआ तो क्या बन रहा है, यहां पर भी सेम ही प्रोसेस हो रहा है जैसा मैंने SF4 के लिए किया हुआ है, मैं H3BO3 के लिए। बस यहाँ पर क्या होगा, साइज का छोटा होगा तो आपको डाइमराइज करके करना है। आप वाटर को रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या बन रहा है B2O3। देखो जरा 3 वाटर रिमूव हुए। ठीक है, 3 वाटर के रिमूव हुए, सारे के सारे हाइड्रोजन थे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन रिमूव हुए, B2O3, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा होगा तो रिपल्शन होने पर एक वाटर रिमूव होगा तो यहाँ बन गया H2SO3। सेम केस में SF6 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट गिव्स SOH का होल 6। ठीक है, फिर आपको वाटर रिमूव करना, बट यहाँ पर 6 OH आ रहे हैं तो मतलब रिपल्शन और ज्यादा हुआ, तो यहाँ पर आपको 2 वाटर रिमूव करने हैं। जैसे 2 वाटर रिमूव करोगे तो यहाँ बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट H2SO4। ठीक है, तो ये एसिडिक फॉर्मेशन में चला जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एक जगह सल्फ्यूरस एसिड बन रहा है, फिर एक जगह सल्फ्यूरिक एसिड। जरा इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो
अब इसकी मैकेनिज्म में भी सेम ही प्रोसेस है, जैसा मैंने अभी आपको किया हुआ है। पहले क्या करना है, ये SF4 दिया हुआ है, अब आप SF4 को देख रहे होंगे, तो SF4 कैसा हो रहा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको SF4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि SF4 पहले से भी आपको बताया चुका। देखो जरा शेप देखिएगा इसका, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में तो यही पूछा जा चुका है केमिकल बॉन्डिंग में कि SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जरा स्ट्रक्चर देखो, जरा सीसॉ दिख रहा होगा ना आपको, देखो। तो यहाँ पर ध्यान रखना सीसॉ स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, अगले स्टेप में जैसे ही आप वाटर का अटैक कराओगे, वाटर क्या करेगा, इन्वर्जन करने जा रहा होगा, मतलब जहां से वाटर होगा उसके अपोजिट साइड से एक फ्लोरीन निकलेगा। अब आप बोलोगे फ्लोरीन का लीविंग ग्रुप अच्छा है ही नहीं, फ्लोरीन लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसको जब आप अटैक कराओगे ना, फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो कैसा बन रहा है, sp3d2, ठीक है। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपने HF को रिमूव कर देना है। तो जैसे रिमूव करेंगे तो क्या बनना है, SF3OH। सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। जैसे आप रिपीट करोगे तो क्या बन गया, H2SO3। जब प्रोसेस को रिपीट करोगे तो पहले स्टेप में क्या बना, SOH का होल 4, फिर वाटर को आपको रिमूव करना है, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी हियर H2SO3, ठीक है। तो यही प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी यहाँ पर आ रही होगी कि SN2 बन रहा हुआ है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया नहीं है कि वाटर रिमूव हो रहा है, कैसे रिमूव हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले स्टेप में ये बड़ा नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये फ्लोरीन लीव कर रहा है, बट मैं इस प्रोसेस को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि बार बार आप नहीं, अगर मैं फ्लोरीन को बार बार रिमूव करूंगा तो आपको लगेगा फ्लोरीन अच्छा लीविंग ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से मत करो, आप डायरेक्टली प्रोसेस को लर्न करने के लिए OH को रिमूव करते जाओ, फ्लोरीन को हटाते जाओ, ठीक है। तो वो आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तब केस होगा। नाउ द सेम प्रोसेस मैं अगर बात करूं आपसे कि SF6 के केस में, मैंने आपको SF6 बता दिया, H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा। अब उस केस में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस आपको देखना है। तो आप देखते जा रहे हो साइज बढ़ता है, आपको यहाँ बैक बॉन्डिंग वाली बात नहीं आ रही हुई है, तो मैं यहाँ पर SF4 और SF6 की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सेलेनियम ले लेता हूँ तो उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पर डिपेंड कर रहा होगा, साइज पर। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, टेल्यूरियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही था तो कोई केस ही नहीं है, सिर्फ साइज पे आपको डिपेंडेंसी रखनी है। अच्छा अब एक और बात है कि अगर मैं टेल्यूरियम की बात कर रहा हूं तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो मैं TeOH का होल 6 जो बनाऊंगा, TeOH का होल 6 के केस में रिपल्शन नहीं होगा, इसीलिए वहां पर आपको वाटर रिमूव नहीं करना है। जबकि सेम केस सेलेनियम के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसा मैं थोड़ा और दिखा देता हूं इसको क्लियरली। जरा आप यहां देखिएगा, मैंने आपको दो रिएक्शंस लिखी हुई है। अब मैंने SF6 लिखा हुआ है, मैं SF6 भी यहां लिख देता हूं, SF6 प्लस H2O। अगर आप करते हैं तो ये बन रहा होगा H2SO4 प्लस HF। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस मैंने नहीं लिखी हुई है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, जो सिमिलरली दिख रहा होगा आपको H2SO4 एंड H2SeO4, लेकिन यहाँ पर TeOH का होल 6 लिखा, वाटर रिमूव नहीं किया। रिमूव क्यों नहीं किया है, T का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उतना रिपल्शन नहीं हो रहा होगा जितना इस सेलेनियम और सल्फर के केस में होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास H2SO4 और H2SeO4 और साथ ही साथ आपके पास टेल्यूरियम का केस। सो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा है सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ ही साथ ये थ्योरी वाला पोर्शन आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगा, तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा। और साथ साथ आपको पता है कोविड-19 चल रहा हुआ है, स्कूल्स बंद हो चुके हुए हैं, या फिर अभी स्कूल्स रीओपन होने का कोई भी चांसेस नहीं नजर आ रहा हुआ है, तो उस केस में आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू।